दर्शकों, लोकतंत्र का महापर्व, जी हाँ, जनरल इलेक्शंस हर 5 साल के बाद आते हैं और इस वर्ष 2024 का जो लोकतंत्र का महापर्व है जनरल इलेक्शन, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और हम जानने वाले हैं कि मतदाता और मतदान किस प्रकार से इसमें एक अहम भूमिका निभाते हैं। और इस विषय पे और जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है खास मेहमान। मेरे साथ मौजूद है प्रताप सिंह ठाकुर, जो कि निर्वाचन अधिकारी हैं, मुख्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश से। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद जी सर, लोकतंत्र का महापर्व जनरल इलेक्शंस हर 5 वर्ष के बाद आते हैं। इससे पहले 2019 में थे, 2024 में अब ये जनरल इलेक्शन आया है। तो इलेक्शंस की जब हम बात करते हैं और चुनाव में वोट डालने की हम बात करते हैं, एक आम इंसान के जीवन में क्या इम्पैक्ट डालता है? सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा प्रजातंत्र के अनुसार जो हमारा डेमोक्रेसी सिस्टम है, उसमें किसी भी हम एक आवाज़ को अपने एक प्रतिनिधि के माध्यम से उठा सकते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि लोकल बॉडी के चुनाव होते हैं, जहाँ की पंचायत स्तर पर प्रधान की तरफ चलते हैं, एमएलए, एमपी। तो सारा एक योग्य अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए ही ये संवैधानिक अधिकार दिया मतदान करने का। मत के द्वारा ही हम उस प्रतिनिधि को चुनाव करते हैं, जो कि आगे डेवलपमेंट करता है हमारी। जी सर, जैसा कि हमारा जो विषय और हमारा जो कार्यक्रम है मतदाता और मतदान, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो वोट करने जा रहे हैं, और जो हमारी वोटिंग की जो एज लिमिट होती है वो किस प्रकार की रहती है? जैसे कि मैं बताया कि संविधान द्वारा हमें आर्टिकल 324 में मतदान करने का अधिकार दिया गया, और भी अन्य अधिकार हैं, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता। तो उस प्रकार ये मतदान का अधिकार भी है। तो यहाँ हमारा एक मौलिक अधिकार में इसका वर्णन है, और काफ़ी जागरूकता, मैं समझता हूँ काफ़ी जागरूकता आई है कि जो मतदान करने के लिए हम इसका अवेयरनेस करते हैं, और इसमें समय समय पर जो चुनाव होते हैं उसमें भाग लेने के लिए सभी मतदाताओं को जो 18 साल एज क्वालिफाई करते हैं उनको प्रेरित करते हैं जी। और इस प्रजातंत्र को चलाने के लिए ही हमारी जो व्यवस्था है उसमें प्रशासन और जो हमारे प्रतिनिधि चुने जाते हैं एमएलए, एमपी, तो यही एक हमारा मुख्य आधार है कि मतदान के द्वारा ही हम उसका चुनाव करते हैं। और वही हमारे प्रतिनिधि एमएलए, एमपी बन के हमारे इलाके की जो सुविधा, जो डेवलपमेंट है उसमें कार्य करते हैं। जी सर, जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि यूथ का जो रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो यूथ को एंगेज करने के लिए क्या कोई इस प्रकार की अवेयरनेस या इस प्रकार के कोई प्रोग्राम्स भी जो इलेक्शन कमीशन है वो चलाता है? हाँ, आपने बहुत अच्छा पूछा कि यूथ को बहुत अवेयर करना ज़रूरी है, बल्कि इनका पार्टिसिपेशन भी बहुत बढ़ता जा रहा है। तो जहाँ तक बात करें कि यूथ जो अपनी सूझबूझ से, आजकल का युवा अपनी सूझबूझ से मतदान करने का जागृति रखता है, और विभाग की तरफ से भी इनको अवेयर करने के लिए सभी मतदाताओं को प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तो इसमें यही मुख्य कारण है कि यूथ ये डिसाइड करेगा कि हमारा योग्य नेता कौन हो, और जो हमारे इलाके की, जो हमारी शिक्षा और समृद्धि के लिए कार्य करे, तो उसका चुनाव करने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है जी। तो ये इसके लिए हम विभिन्न युवा स्तर, जहाँ पे युवा हमारे कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं और यूथ क्लब्स हैं, उनके माध्यम से हम प्रोग्राम चला रहे हैं। और ये प्रोग्राम पिछले मार्च महीने से शुरू है, और आगे इसका और गति से कार्यक्रम इसमें जारी रहेंगे। जी सर, जब हम इलेक्शन की बात करते हैं और ख़ासकर अगर हम हिमाचल के संदर्भ में बात करें, तो हिमाचल में सर इलेक्शंस कब हैं, और जब हम नॉमिनेशंस की बात करते हैं, नॉमिनेशन की डेट कब है, फाइलिंग की डेट कब है, और रिज़ल्ट कब आउट होगा? हाँ, इसमें हमारे हिमाचल में 7वें लास्ट चरण में इसका मतदान की तिथि निर्धारित की इलेक्शन कमीशन के द्वारा। नोटिफिकेशन 16 मार्च को हो चुकी है इसमें जी। और 7 मई से इसका हमारा जो नॉमिनेशन का कार्यक्रम शुरू, सभी ERO STM ऑफिस हैं वहाँ पर जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, हमारे 4 जो उपायुक्त कार्यालय हैं, शिमला, कांगड़ा, हमीरपुर और मंडी, यहाँ पर RO रिटर्निंग ऑफिसर जो DC है उनके ऑफिस में ये नॉमिनेशन का कार्यक्रम होगा, मतलब प्रक्रिया शुरू होगी 7 तारीख से शुरू होकर ये 14 मई तक चलेगी। और 15 को इसकी स्क्रूटनी होगी, नॉमिनेशन जो भी आएंगे उस समय में। 17 को विड्रॉल, और नेक्स्ट इसका कंपेनिंग पीरियड के बाद 1 जून को जो इसका पोलिंग डेट है।
और 4 जून को जो सारा ऑल इंडिया में सभी स्टेटों का जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर 4 जून को काउंटिंग इकट्ठा होगी जी और 6 जून को ये सारा इलेक्शन कार्यक्रम जो मोड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट वो समाप्त होगा। जी। सर, हिमाचल में लोकसभा के अलावा क्या विधानसभा के भी कुछ सीटों के चुनाव होंगे? हाँ, जैसे कि हमें ज्ञात है, सभी विदित है कि पिछले जो हमारा राज्यसभा के 2 सीटों के लिए इलेक्शन हुआ उसमें उसके उपरांत ऐसे 6 सीटें हैं, 6 कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ की एमएलए ने उनको डिस्क्वालीफाई किया गया और वहाँ पर बाई इलेक्शन हो रहा है जिसमें हमारे 18 धर्मशाला कॉन्स्टिट्यूंसी, 21 लाहौल स्पीति और गगरेट, कुटलैड और उसमें हमीरपुर में हमारे सुजानपुर और बड़सर में चुनाव इसमें होने जा रहे हैं। ये चुनाव भी इकट्ठा ही सेम डेट को 1 जून को होंगे और इस प्रक्रिया में जहाँ के जो रिटर्निंग ऑफिसर एसडीएम होंगे और एसडीएम के ऑफिस में ही इनका जो एमएलए के लिए नॉमिनेशन प्रक्रिया निर्धारित डेट के अनुसार होगी जो हमारी 7 मई से ऑनवर्ड्स है। सभी कार्यक्रम इस प्रकार से होंगे। जी सर, विधानसभा के जो चुनाव जो आपने कहा कि कुछ सीटों पे 6 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, क्या उनके रिजल्ट भी लोकसभा चुनाव के साथ ही डिक्लेयर किए जाएंगे? हाँ, कमीशन ने इस चीज़ को बिल्कुल शुरू किया क्योंकि ये बिल्कुल निर्धारित कार्यक्रम अनुसार बिल्कुल डिफाइन है कि काउंटिंग जो है वो एक ही दिन लास्ट 4 जून को होगी क्योंकि इस पे हम जानते हैं सभी कि यदि कोई पहले भी डिसाइड करते हैं, पहले डेट हो निर्धारित तो उसका फ्लो, उसका रिजल्ट जो है अगले दूसरी इलेक्शंस के लिए आगे जो सीटों पे होने वाला है उन पर इफेक्ट करता है। इसलिए पोल डेट्स अलग अलग 7 चरणों में निर्धारित की गई लेकिन काउंटिंग का सिर्फ एक दिन 4 जून निर्धारित किया जिस दिन सभी पूरे इंडिया का जो जहाँ जहाँ स्टेटों में इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ विधानसभा और लोकसभा का रिजल्ट इकट्ठा ही अनाउंस होगा। जी प्रताप सिंह जी, जब हम बात करते हैं इलेक्शन की तो इलेक्शन जब डिक्लेयर होता है तो एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए जिनको वैसे मैक्सिमम लोग समझते भी हैं पर जैसे मैं हूँ या कोई और दर्शक है, अगर उनको आप समझाएं कि ये जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है ये होता क्या है और अगर आप कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन करते हैं तो फिर चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करता है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन में कुछ ऐसे नियम निर्धारित किए हैं कि जहाँ पर ये जो सरकार है हमारे जो प्रतिनिधि उनका वो पावर्स का बात करें तो वो अलग से कोई कार्य जो डेवलपमेंट के लिए अपने फंड्स जारी करते हैं या कोई गवर्नमेंट की पब्लिसिटी चलती है, उस जो रूलिंग पार्टी का जितना भी कैंपेन चलता है लोगों को मोटिवेट करने, वो सारी चीज़ ख़त्म हो जाती है। और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ही किस प्रकार से उस अनाउंसमेंट के बाद कार्य किया जाना जिसमें सभी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, किसी को रूलिंग पार्टी को या किसी विशेष व्यक्ति को ऐसा कोई अधिकार नहीं रहता कि वो हटके कुछ लोगों को मोटिवेट करने के लिए कुछ कर पाए। तो ऐसे में जो ग्रांट्स वगैरह जारी करते हैं अपने एमएलए एमपी फंड से या इनके कुछ टूर्स वगैरह होते हैं उन चीज़ों पे बंदिश हो जाती है और जो निर्धारित नियम हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उस अनुसार ही ये सारे कार्य करना होता है। कोई भी मीटिंग करनी है, कोई भी प्रशासन करना, उसके लिए प्रशासन से इलेक्शन आयोग के जो हमारे ऑफिस हैं डीसी एडीएम उनसे परमिशन लेना आवश्यक होता है। चाहे कोई कैंपेनिंग करना है, चाहे कोई रैली करनी, तो ये सारे नियम अनुसार जो निर्वाचन आयोग के रूल्स हैं उन अनुसार ही सारा कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार के ये एक प्रॉपर लेवल प्ले फील्ड आ जाती है कि कोई भी लोगों को मोटिवेट करने के लिए अलग से कार्य नहीं कर सकता कोई भी पार्टी रूलिंग जो कोई भी नेता। जी हाँ, और दर्शकों आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम। जी हाँ, हमारा विशेष कार्यक्रम का नाम है मतदाता और मतदान और हमारे साथ मौजूद हैं निर्वाचन अधिकारी प्रताप सिंह ठाकुर जी, चीफ इलेक्शन कमीशन हिमाचल प्रदेश से। सर, हम इलेक्शन के बारे में आपसे बातचीत कर रहे हैं और जैसा आपने बताया कि इलेक्शन किस प्रकार से किया जा रहा है, साथ में 6 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं विधानसभा की उनका भी इलेक्शन किया जा रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति मतदान करने मतदान केंद्र में जाता है तो क्या कोई ऐप्स या इस प्रकार से वो चेक कर सकता है कि जो उसका वोटर लिस्ट में जो नाम है वो है या नहीं, या फिर जो उसका पोलिंग स्टेशन है वो कहाँ पर है? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। ये आम जन के हित का क्वेश्चन है और हर किसी को इस बात का मतलब दिक्कत आती है जब उसको
मतदान पे जाना होता है, जब मतदान करना, तो उसको सबसे पहले इम्पोर्टेंट पर्टिकुलर यही है कि वही व्यक्ति, वही मतदाता मतदान कर सकता है जिसका नाम वोटर सूची में नाम दर्ज हो। जी। तो नाम दर्ज होने के लिए, उसको चेक करने के लिए, जहाँ तक हमारी जो वर्किंग हमारी जो वोटर लिस्ट है वो सभी एसडीएम ऑफिस में उपलब्ध होती है, और गांव में जो बीएलओ बनाए हैं हम उनके पास उपलब्ध होती है, वहाँ से हार्ड कॉपी उपलब्ध होती हैं। जहाँ तक उनका अप्रोच एसडीएम ऑफिस या बीएलओ तक नहीं हो पाती, तो एक ऑनलाइन हमारा वोटर हेल्पलाइन ऐप है, बहुत इम्पोर्टेंट मोबाइल ऐप है। इसको गूगल प्ले स्टोर से हम डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल ऐप, और इसमें हम अपने नेम, फादर नेम, एज के अनुसार भी इसमें जो आगे सर्च करने का माध्यम है उससे नाम सर्च कर सकते हैं, और वोटर आईडी कार्ड नंबर डाल के भी इसको सर्च कर सकते हैं। तो इसमें जैसे ही इसे आपको आप चलाएंगे तो इसमें और भी कई सुविधाएं हैं इलेक्शन के बारे में। तो जब इस ऐप पे द्वारा हम अपना नाम पार्टिकुलर डालते हैं अपने एसी और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके, तो इमीडिएट हमारे मोबाइल में वो सारा चीज़ ऐप के अनुसार जो हमारा डाटा है वो ऑनलाइन आ जाता है। उसमें नाम, फादर नेम, हमारा वोटर क्रम संख्या क्या है, हमारा मतदान क्या है और कहाँ हमें मतदान करना, ये सारी जानकारी हमें इमीडिएट मिल जाती है। तो हमें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं। तो ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट यही है कि जो वोटर हेल्पलाइन ऐप है जो मतदाताओं के लिए, उसको हम डाउनलोड करें, और इमीडिएट जो हमारा एट प्रेजेंट जो इलेक्टोरल किस सूची में है, किस पोलिंग स्टेशन में है, क्या पोलिंग स्टेशन का नाम है, मतदाता क्रम संख्या क्या है, ये सारी जानकारी हमें इमीडिएट इस ऐप के माध्यम से मिल जाती है। तो मेरा सभी से ये आपके माध्यम से निवेदन रहेगा कि इस वोटर हेल्पलाइन ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करें, और अपना जो इमीडिएट जो डाटा है जिसमें आपको मतदान करना है, क्योंकि उस पर ये भी श्योर हो जाता है कि आपका नाम मतदाता सूची में है जी। तो ये सारी चीज़ें आप मोबाइल ऐप से माध्यम से ले सकते हैं। सेकंड, इसके लिए वो डिपार्टमेंट नेक्स्ट आने वाले एक इलेक्शन से एक सप्ताह पहले वोटर स्लिप से यही डाटा पर्टिकुलर विद उसका फ़ोटो के अनुसार वो घर घर बीएलओ के द्वारा बांटी जाएगी, जिसके द्वारा भी इलेक्टर को सूचना मिलेगी कि उनका क्रम संख्या क्या है, उनका पोलिंग स्टेशन क्या है। तो वो इससे माध्यम से वो अप्रोच कर सकते हैं जी। सर, जिनका नाम अभी वोटर लिस्ट में नहीं है या जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, क्या वो अभी भी अपना नाम वोटर लिस्ट में डाल सकते हैं? हाँ, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो ये जो हमारा नई एनरोलमेंट का कार्यक्रम है, जो यंग वोटर 18 साल एज क्वालिफाई कर रहे हैं, जो 1 अप्रैल को 18 साल हो चुके हैं, या किसी कारण से किसी का पहले नाम दर्ज नहीं हो पाया, तो वो 4 मई तक, इम्पोर्टेंट 4 मई तक संबंधित एसडीएम ऑफिस में, जहाँ हमारा CO himachal.NIC वेबसाइट है, उसके माध्यम से ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं जी। और ये सिर्फ अभी नई एनरोलमेंट के लिए कार्य है, इसमें करेक्शन का नहीं कोई ऑप्शन रहेगा। मान लो कोई करेक्शन करानी है किसी ने अपने एपिक कार्ड में या पर्टिकुलर, वो ऑप्शन बंद है। सिर्फ नई एनरोलमेंट के लिए अभी ये कार्यक्रम जारी है, 4 मई तक ये एनरोलमेंट होगा। और इसमें कोई अपना स्थान परिवर्तन करता है, मान लो ट्रांसफ़र कोई आता है, तो भी वो फॉर्म 8 भर के जी उसमें अपनी ट्रांसपोजिशन एंट्री हो सकती है। तो ये भी अभी तक कार्यक्रम जारी, 4 मई तक ये चलता रहेगा जी। सर, जैसा कि आप जानते हैं जो हिमाचल है और ख़ासकर देवभूमि हिमाचल है, वो है फेमस हमारी वैलीज़ के लिए, हमारे सेब के लिए, हमारे अच्छे वेदर के लिए। और बहुत सारे हिमाचल के ऐसे लोग हैं, हर गांव से तकरीबन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फ़ौज में यानी आर्मी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो सर, जो लोग सरहदों पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके लिए इलेक्शन कमीशन किस प्रकार से कार्य कर रहा है ताकि वो भी जो ये लोकतंत्र का महापर्व है इस पर अपनी आहुति डालें? हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो हमारे सेवाहर्ता जो सर्विस वोटर हैं, किसी भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस में है, जो कि अपने घर से बाहर ड्यूटी के कारण आर्मड फोर्सेस में है, उनके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जो जैसे कि सामान्य मतदाता को सामान्य अपने लोकल एक जनरल वोटर लिस्ट होती है उसका नाम दर्ज करना होता है, तो इनके लिए ये प्रोविज़न है। जैसे ही जो आर्मी जो कोई भी जो पैरामिलिट्री ज्वाइन करते तो इनका रिकॉर्ड ऑफिस से जो इनका डेटा बनता है उसके माध्यम से ही ये रिकॉर्ड ऑफिस डायरेक्टली इनका नेम, पार्टिकुलर इनका डेजिग्नेशन, रैंक वगैरह के साथ फॉर्म ऑनलाइन संबंधित एसडीएम को, कंस्टिट्यूंसी के एसडीएम को सेंड करते हैं जी। वो ऑनलाइन डाटा हमारा इसका ई सर्विस वोटर पोर्टल है ECI का, उसके द्वारा हमारे पास आ जाता है। जैसे ही आता है तो उस चीज़ को चेक किया जाता है, नेम पार्टिकुलर को उसके रेजिडेंस के एरिया अनुसार, और उसका डेटाबेस हमारे पास साथ साथ ऑनलाइन तैयार होता जाता है जी।
जब इलेक्शन होता है तो उसका जो हमारा लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल है, जैसे इस पर 17 मई को है, तो उस समय हमारे फाइनल कैंडिडेट कॉन्टेस्ट जो कर रहे हैं उनका डिटेल आ जाती है। तो उसके बाद हमारा एक वोटर सर्विस वोटर के लिए डेटाबेस तैयार होता है, यही हमारे कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट का। तो उस डेटाबेस को ऑनलाइन ई पोस्टल बैलेट पेपर तैयार किया जाता है। तो अब इसको तैयार करने का माध्यम यही है लेटेस्ट पिछले इलेक्शन से, कि इसको ऑनलाइन तैयार करते हैं डेटाबेस को, और इस बैलेट पेपर को अपलोड करते हुए संबंधित रिकॉर्ड ऑफिस को भेजते हैं। जो भी हमारे रिकॉर्ड ऑफिस है, पंजाब रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, जो जितने भी आर्मी पैरामिल के रिकॉर्ड ऑफिस को जाता है ऑनलाइन जी, वहाँ से इसका एक पासवर्ड भी जारी करते हैं हम। तो उसके द्वारा वो आगे इसको संबंधित यूनिट में आगे सेंड करते हैं जी, और यूनिट से इसका प्रिंट लेकर के इंडिविजुअल वोटर तक जाता है ये जो हमारा बैलेट पेपर है। तो वोटर उस चीज़ को उनका एक अधिकारी द्वारा उसका जो भले उसको अपने मार्क करता है चॉइस कैंडिडेट को जी, और अधिकारी द्वारा अपने जो साइन और उसका जो डिक्लेरेशन उसको साइन करता है, और बाई पोस्ट जो है वो रिकॉर्ड ऑफिस से या उसके इंडिविजुअल यूनिट से हमारे पास वापस इन जो 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इस बार उनको रिटर्निंग ऑफिस को वापस आएगा जी। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास आता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। सिर्फ इतना है कि इसका टाइम भी एक तो क्विकली होता है प्रोसेसिंग सारी, और जो भेजे गए हैं वो भी हमें मैक्सिमम वापस आते हैं। तो ये एक बड़ा ECI ने नया इस चीज़ को पिछले 2022 से शुरू किया इस सॉफ्टवेयर को। तो इस प्रकार से इसके आगे अलग से EVM के अलावा दूसरे अलग से काउंटर पे इनकी काउंटिंग होती है, और लास्ट रिजल्ट में इसको डेटा को इसका वोटिंग को प्लस किया जाता है, रिजल्ट डिक्लेयर होता है जी। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो हमारे सेनानी हैं, जो हमारे आर्मी और फ़ौज में सेवाएं दे रहे हैं, वो लोग भी लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना योगदान दें, वो भी एक बेहतर भविष्य के लिए अपना वोट करें। सर, जब भी हम लोग वोट करने जाते हैं ज़रूरी ये होता है कि आपके पास वोटर आई कार्ड होना ज़रूरी होता है, पर मैं ये जानना चाहूँगा कि कई बार ऐसा भी देखते हैं हम कि लोगों के पास वोटर आई कार्ड नहीं होता, या गुम जाता है, या उनको मिलता नहीं है उस दिन पे। तो उसके अलावा भी कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो इलेक्शन कमीशन जिसको अप्रूव करता है अगर आप पोलिंग स्टेशन में जाते हैं? जी हाँ, मैं एक बताना चाहूँगा कि 1995 से ये हमारा वोटर आई कार्ड का प्रोसेस शुरू हुआ था, और अभी तक ये जो इतना 100% होने के बाद जो एपिक कार्ड हमारे वो भी अच्छी क्वालिटी में तैयार होके एपिक को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। इसमें सिस्टम यही है कि जैसे ही हमारे पास किसी मतदाता का नाम नया दर्ज होता है या शिफ्टिंग के कारण हम उसको एनरोलमेंट करते हैं, तो इमीडिएट उसका हम एपिक कार्ड भी तैयार करते हैं जी। और अब कमीशन ने ये कर दिया कि मिसप्लेस ना हो, जब लोगों की शिकायतें रहती थी कि मिला नहीं, जारी हुआ है, नंबर है, तो अब फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट इसका ECI इसका जो पोस्टेज चार्जेस वेयर करते हुए उसके इंडिविजुअल एड्रेस पे उसको डिलीवर करते हैं जी। एक तो उसको ये सिस्टम हमारा जो इमीडिएट तैयार करने का और उसको डिलीवर करने का पुख्ता हो गया। सेकंड बात आती है कि जब हमारी वोटिंग होती है तो इम्पोर्टेंट यही कि इलेक्टर अपना मतदाता पहचान पत्र लेके आए, जो कि हमारा ECI द्वारा इलेक्शन द्वारा जारी किया है जी। किसी कारण वो मिसप्लेस हो गया, जो उससे मिलता नहीं, या कोई वो ला नहीं पाया, तो इसमें अदर ऑप्शनल डॉक्यूमेंट दिए गए हैं जो ला सकता है। उनमें से बात करें तो सबसे पहले हम ये बोले कि उसके हर किसी का आज के समय में आधार कार्ड जी अवेलेबल है, और विभिन्न योजनाओं में विभिन्न कार्यों में उसका इमीडिएट यूज़ होता है। तो आधार कार्ड की कॉपी लाई जा सकती है, बैंक पासबुक पोस्ट कार्ड की कॉपी लाई जा सकती है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इसमें पासपोर्ट है जी, मनरेगा कार्ड है, पेंशन बुक है, और जो हेल्थ का कार्ड है, MLMP का लिए भी उनके कार्ड जारी किए होते हैं वो हैं जी। तो ऐसे हमारे 11 डॉक्यूमेंट हैं, 12 डॉक्यूमेंट है जिसको ऑप्शन रखा गया, तो वो कोई भी डॉक्यूमेंट दिखा के जिसमें फ़ोटो लगी हो, तो पेंशन उसका पेंशन सर्विस का जो कार्ड है, और इसका UID का कार्ड है जी। तो ये चीज़ें जो कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें फ़ोटो उसकी लगी हो और वैलिड डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट द्वारा जारी किया, तो उसको दिखा के अपना वोट कास्ट कर सकता है। इम्पॉर्टेंट यही है कि वोट कास्ट करने में जहाँ तक उसका नाम सूची में होना, तो हमारे पोलिंग स्टाफ जो है ये भी चेक करता है कि उसने कौन सा डॉक्यूमेंट दिखा करके वोटिंग की,
तो जी। डॉक्यूमेंट भी उसमें एंटर की जाती है, जो रजिस्टर उसमें साइन लेते हैं। जी। तो हर इलेक्टर को यही आपके माध्यम से अपील है कि अपना कोई भी आईडी डॉक्यूमेंट ज़रूर लाएं। ये नहीं कि आपको कोई जानता है, आपको अपने डॉक्यूमेंट दिखाना होगा। जी बिल्कुल, थैंक यू। और अपना आई कार्ड दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी आप पोलिंग स्टेशन में जाते हैं वोट करने के लिए। सर, पोलिंग स्टेशन में तो लोग वोट करने जाते हैं, पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सीनियर सिटीजन्स भी हिमाचल में काफ़ी ज़्यादा हैं, और सीनियर सिटीज़न के साथ साथ दिव्यांगजन भी हमारे हिमाचल में हैं, तो उनके लिए क्या कोई ख़ास इस प्रकार की सुविधा इलेक्शन कमीशन के द्वारा दी जा रही है कि घर जाके ही वो वोट कर पाएँ, उन्हें पोलिंग स्टेशन में आने की ज़रूरत ही ना पड़े? हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट बात कही आपने कि सीनियर सिटीज़न का। मैं आपको ये पहले बताना चाहता हूँ कि पहले जो हमारे इलेक्शन कंडक्ट होते थे 2022 तक, उसमें से जो वरिष्ठ मतदाता की आयु 80 वर्ष थी, बल्कि अब ये रिसेंटली 85 एज कर दी गई है। जी। 85 साल से अधिक आयु का मतदाता को वरिष्ठ मतदाता हमारे इसमें डेटाबेस में माना गया है, और ये सारे पोलिंग स्टेशन वाइज हमने आइडेंटिफाई किए हैं BLOs के द्वारा। तो इनके लिए और दूसरे जो दिव्यांग मतदाता हैं उनको चिन्हित किया गया कि हमारे पास ये डेटा उपलब्ध है कि किस पोलिंग स्टेशन में कौन सा इलेक्टर इतने एज 85+ एज का है, जो कौन सा डिसेबल है, तो वो उसको फ्लैग किया गया। वोट करने के लिए उनका जो BLOs है, जैसे हमारा अभी जो कार्यक्रम शुरू है कि उनको हम फॉर्म 12D भेजते हैं, जी। जो BLO के द्वारा भेजा जाता है। नोट हमारे अनाउंसमेंट के बाद हम इसको जारी करने, आजकल ये क्रम चला हुआ है। जी। तो ये 12 मई तक हमारे पास वापस आने का इसका टाइम है। और जैसे हम इसको फॉर्म 12D जो भी हमारे पास आइडेंटिफाई इलेक्टर हैं उनको BLO के द्वारा भेजा जा रहा है। उसमें उनको ये फॉर्म भर के देना होता है, ऑप्शन देनी होती है कि वो 80+ एज भी हैं, डिसेबल हैं, क्या वो आने में असमर्थ हैं, या कि ये आइडेंटिफाई होते हुए भी वो पोलिंग स्टेशन पे आ सकते हैं। तो वो जैसे ही ये फॉर्म बाई हैंड ही कलेक्ट किए जाएंगे BLO के द्वारा, और ये हमारे SDM ऑफिस में आ जाते हैं। जी सर, ये फॉर्म देने की भी कोई डेट है, मतलब अगर हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि फॉर्म देने का जो अभी आज समय हमारा 16 मार्च से शुरू करके हमारा ये 12 मई तक, मतलब हमारी नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन डेट है ना 7 मई से 5 दिन प्लस तक इसमें रखा गया है। तो अभी इसमें काफ़ी समय है। आज के समय में आजकल इनको उन रेस्पेक्टिव इलेक्टर तक फॉर्म उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो 12 मई तक ये वापस SDM ऑफिस में ERO के पास आ जाने चाहिए। उसके बाद इसका जो टीमें हमारी तैयार की गई हैं, उनको ड्यूटीज़ लगी स्टाफ की, और माइक्रो ऑब्जर्वर, वीडियोग्राफर, पुलिस सिक्योरिटी मैन, और वो पोलिंग स्टाफ जाता है। वो जो जिसका भी इंडिविजुअल का हमारे पास डेटा ऑप्शन आती है कि वो होम वोटिंग करें, तो उसके लिए टीमों को सारी प्लान किया जाता है, और वो टीम्स शेड्यूल के अनुसार डेट वाइज जो शेड्यूल बनाया जाता है उसके अनुसार वो वोटिंग करवाने जाते हैं, और प्रॉपर उसकी वोटिंग की रिकॉर्ड रखते हुए उसको सेफ एंड सिक्योर वापस ARO SDM के पास लिया जाता है। जी सर, जब हम वोटिंग की बात करते हैं तो VVPAT मशीन की हम बात करें या बैलेट मशीन की हम बात करें, तो वो पोलिंग स्टेशन में किस प्रकार से पहुंचाई जाती है, क्या सिक्योरिटी रहती है, और वोटिंग कंप्लीट होने के बाद किस प्रकार से उनकी स्टोरेज की जाती है? हाँ, इम्पॉर्टेंट बात यही है कि जहाँ तक जो भी हमारी पोलिंग पार्टी, जिसमें हमारे 4 अधिकारी होते हैं, प्रिजाइडिंग पोलिंग ऑफिसर, और जहाँ बाई इलेक्शन होता है वहाँ पर 2+ स्टाफ लगाया जा रहा है। तो इनके साथ 2 सिक्योरिटी ऑफिसर हमें पुलिस होमगार्ड का, वो हर पार्टी के साथ सिक्योरिटी के लिए जाते हैं। जी। और मतदान में प्रक्रिया को सुचारू करने के लिए कुछ ऐसे हमारे कुछ आइडेंटिफाइड 7990 पोलिंग स्टेशन है स्टेट में, जिसमें 360 हमारे जो सेंसिटिव हमने घोषित किए गए हैं पुलिस के द्वारा जो आइडेंटिफाई, तो वहाँ पर अलग पैरामिलिट्री और जो आर्म्ड स्टाफ तैनात रहेगा। जी। तो इनको सिक्योरिटी में जहाँ तक ये जो जैसे ही पोलिंग पार्टियाँ जाती भी सिक्योरिटी स्टाफ, तो पूरा सेफ एंड सिक्योर मैनर से इवन के जब वोटिंग डे में क्यू लगाना, लोगों को डिसिप्लिन रखना, या उसका लॉ एंड ऑर्डर की पूरी जानकारी जो कंट्रोल में रखने के लिए सिक्योरिटी स्टाफ हमारा डिप्लॉय इसमें पुलिस विभाग द्वारा लगाया जाता है। और EVM जो हमारी वोटिंग मशीन का ही इम्पोर्टेंट है कि EVM हम किसी भी तरह से कोई अपने घर में, चाहे कोई अपने रेस्ट हाउस में कहीं भी नहीं ले जा सकता, वो पोलिंग स्टेशन में रहेंगी। जी। वोटिंग कंप्लीट होने के बाद
विद सिक्योरिटी, जैसा भी उनका मूवमेंट प्लान है बाई बस बाई जीप, जैसे वो आएंगे। और स्ट्रॉन्ग रूम जो हमारे एसडीएम ऑफिस में बनाए गए हैं वहाँ पर ये सेफ एंड सिक्योर मैनर से स्टोर की जाएंगे। स्ट्रॉन्ग रूम बनेगा जो कि प्रॉपर पैरामिलिट्री के कस्टडी में उसका काउंटिंग समय तक उसको रखा जाएगा। जी सर, जब हम पोलिंग स्टेशन की बात करते हैं, हम देखते हैं कि जब हम महिलाओं की बात करते हैं, हिमाचल में बहुत बड़ी तादाद में महिला वोटर्स भी हैं, तो क्या कोई इस प्रकार के पोलिंग स्टेशंस भी हैं जो सिर्फ महिलाओं के लिए बनाए गए हैं? हाँ, इसमें महिलाओं की बात करने हम तो हमारा इस महिला के वोटिंग परसेंटेज को जागरूक करने के लिए या उसको मोटिवेट करने के लिए इस पर हमने 36 स्टेशन ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जो वुमेन मैनेज्ड पोलिंग स्टेशन है जी। इसके साथ साथ हमारे 29 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जो पीडब्ल्यूडी स्टाफ, जिसमें पीडब्ल्यूडी को मोटिवेट करने के लिए पीडब्ल्यूडी स्टाफ की नियुक्ति की गई स्टेट में। और जो वुमेन मैनेज पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर वुमेन स्टाफ ही ड्यूटी करेगा, सिक्योरिटी स्टाफ भी वुमेन रहेगा और उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखते हुए उसको पोल से एक दिन पहले मूव किया जाएगा और अपने हेडक्वार्टर के आसपास के पोलिंग स्टेशनों में ही उनका नियुक्ति होगी। तो ये एक भी इलेक्शन कमीशन का भी एक बहुत अच्छा एफर्ट है कि महिला मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए या महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ही ये जो इस प्रकार से वुमेन मैनेज्ड पोलिंग स्टेशन है उनको आइडेंटिफाई किया गया और वहाँ वुमेन स्टाफ ही पोलिंग प्रोसेस को पूरा करेगा। जी सर, जब हम ईवीएम की बात करते हैं, हम वोटिंग की बात करते हैं, समय समय पे जो चुनाव आयोग है वो बताता है कि आपको किस प्रकार से वोटिंग करनी है, तो अगर आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जब आप वोटिंग करने जाते हैं तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है? सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि वोटिंग जो हमारा टाइमिंग 7 बजे से, पिछले इलेक्शन में 19 में जो गर्मियों का दिन होते तो ये जो ECI इस बारे में नोटिफाई अलग से करेगा, बल्कि जो हमारे पिछले 19 अप्रैल को इलेक्शन हुए हैं तो उसमें समय 7 से लेकर शाम 6 बजे तक समय रखा गया। और इम्पोर्टेंट यही है कि हमें जो जानकारी है जो मोबाइल ऐप से ले सकते हैं या वोटर स्लिप के माध्यम से ले सकते हैं, उस अनुसार हमने अपने पोलिंग स्टेशन, क्योंकि एक लोकेशन पे दो पोलिंग स्टेशन भी बूथ भी बनते हैं, 3 भी बनते हैं कहाँ, तो उसका हमें प्रॉपर जानकारी पहले होनी चाहिए और इमीडिएट हम वहाँ जाके स्टिक अपने जहाँ प्रेसिडेंट पोलिंग ऑफिसर होता है उसके पास विद ID कार्ड पहुँचे। समय अनुसार हम मतलब समय तो इसमें दिन का समय दिया, लेकिन ऐसा ना हो कि एक ही समय में जब बात करेंगे 10-11 बजे तक पीक सीज़न आता तो वहाँ थोड़ा इंटरवल से जाएं और अपने स्मूथली बिना निर्भय होकर, बिना किसी डर से प्रलोभन से अपना मतदान करें तो और सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने मत का इस्तेमाल करें। और जैसे हमारे कार्यक्रम का नाम ही है मत, मतदाता और मतदान, तो आज हमारे साथ मौजूद थे प्रताप सिंह ठाकुर जी, इलेक्शन कमीशन हिमाचल प्रदेश से। सर, आपने आज मतदान के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। तो दर्शकों, आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।